का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। ये फर्स्ट शिफ्ट का 16 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जीके जीएस का, टोटल 40 प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। इस 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि सरकार ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इसका आंसर है कि बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम के तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जानकारी के लिए 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? इसका रिजल्ट पूछा है कि उसका रिजल्ट क्या था। तो 1991 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके 3 मुख्य घटक थे। कौन कौन से? LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसका परिणाम था कि इसका पूछा है कि इसका प्राथमिक परिणाम क्या था? तो ग्लोबलाइजेशन इसका प्राथमिक परिणाम था, क्योंकि उसका प्रभाव में क्या हुआ था? विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां क्या हुई? कंपनियों को भारत में प्रवेश मिला, जिससे कि आयात निर्यात में स्वतंत्रता हुई। तो 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहली पहल का प्राथमिक परिणाम था वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन, और विश्व में पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आई, जिसमें इन्होंने MS स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स हैं उनके सिंचाई पर जोर दिया। इसके साथ सिंचाई एवं उर्वरक पर सिंचाई प्लस उर्वरक पर जोर दिया, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिसमें मुख्यतः गेहूं और चावल की फसलों पर इसका प्रभाव देखा गया। और पूछे किस राज्य में? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? पंजाब में। और सबसे ज़्यादा किस फसल पे? गेहूं की फसल पे इसका प्रभाव देखा गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? DPSP जो कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। 51 तक संविधान में इसका उल्लेख है। तो ये कहाँ से DPSP कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से, जो भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य है। उसमें सभा बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी स्वतंत्र रूप से किसी देश में घूमने का अधिकार, किसी स्थान पर निवास करने और व्यवसाय करने का अधिकार इसमें सम्मिलित है, जिसमें मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में सम्मिलित है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो
तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका मंडल द लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर बराबर कितना वाट? 746 वाट होता है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ई सही है। यह क्या होता है? यह माप मशीनों की क्षमता जैसे मोटर, इंजन आदि के लिए उपयोग किया जाता है, वाट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पूछा है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? उसका स्वरूप बदल जाता है। वो पदार्थ जैसे किसी एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाएगा तो पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा। और भौतिक में क्या होता है कि कोई चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में मतलब पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि भौतिक कौन सा है? तो यहाँ पे कोयले का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण एक भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि पानी से भाप बनेगा, भाप को फिर से पानी में बनाया जा सकता है। तो इसलिए जैसे कि बर्फ का पानी में और पानी का बर्फ में बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया में मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं। पायरिया में क्या होता है? पायरिया एक दंत रोग है, इसमें मसूड़े संक्रमित हो जाते हैं, जिसमें मसूड़ों में खून आता है, दांत हिलने लगता है और मुंह से क्या होती है? दुर्गंध आने लगती है। तो पायरिया किससे संबंधित है? मसूड़ों, गम से संबंधित है। नेक्स्ट है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम किसमें पाया जाता है? फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। एक तो जाइलम जो होता है वो भोजन का पौधों में पाया जाता है, फ्लोएम क्या होता है? भोजन का परिवहन करता है। और जाइलम जो होता है, जाइलम जैसे जाइलम, तो जाइलम जो होता है वो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है, खनिज एवं जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। एक ग्राम पंचायत होता है, पहला स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत। दूसरा क्या होता है? पंचायत समिति क्या होता है? पंचायत समिति, या फिर इसको क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत। और तीसरा कौन सा स्तर है? जिला जनपद पंचायत, या इसको जनपद नहीं, इसको बोल सकते हैं ब्लॉक पंचायत। इसको बोल सकते हैं क्या? ब्लॉक। और तीसरा होता है जिला स्तर पे। यानी कि 3 होते हैं, एक होता है विलेज स्तर पर, एक होता है ब्लॉक स्तर पर, तीसरा किस पे होता है? एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे? 3 स्तर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी कि अम्लकार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 कार की बैटरी लेड एसिड बैटरी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लगभग इसकी दूरी कितना है? 4096 किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद कौन हो जाएगा? चीन दूसरे स्थान पर है, जो भारत के साथ 3488 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान है, जो कि 3323 किलोमीटर की दूरी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल कितना करता है? नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार की बात करें
म्यांमार, तो म्यांमार 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। तो भूटान का भी देख लेते हैं। भूटान 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान लास्ट में है। अफगानिस्तान जो कि मात्र 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। सबसे कम सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी जेरूशलम होती है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। विधान परिषद किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य। विधान परिषद राज्य की द्विसदनीय व्यवस्था, अपर हाउस है। यह भारत के केवल कुछ ही राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, और आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना में राज्य में है, और बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, जिसमें कि विधान परिषद है। नेक्स्ट है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 की हुई थी। स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। कब? 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है, कर्नाटक में है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली, पहाड़, झरने एवं सुहाना मौसम होता है, जिसके कारण इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो सांझी कला है वो मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। सांझी कला में क्या होता है? कागज काटकर जो एक कला बनाई जाती है, उसको कागज काटकर की जाने वाली एक पारंपरिक लोक कला है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे है? मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें राधा कृष्ण से जुड़े चित्र एवं डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेंसिलिंग तकनीक बोल जाती है। क्या बोलते हैं? स्टेंसिलिंग तकनीक बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 2034 में भारत का 29वां राज्य किसको बनाया गया? तेलंगाना राज्य को बनाया गया। तेलंगाना राज्य को 29वां राज्य बनाया गया। 2 जून कब स्थापित किया गया तेलंगाना को? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह भारत का 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो किसको करती हैं? अवरक्त इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं, उनको ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, उसको क्या करती है? अवरक्त किरणें वापस अंतरिक्ष में भेजती हैं। और क्या फिर करते हैं? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है। जो पृथ्वी पर पड़ती है उसमें से कुछ उत्सर्जित हो जाती हैं, जिसके कारण इनको इंफ्रारेड अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो होता है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इसमें 6-6 की 2 टीमें होती हैं। वॉलीबॉल में कितनी? 6-6 की 2 टीमें होती हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान
किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी पे, निरंजना नदी के तट पे हुई थी। बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इनको क्या महात्मा बुद्ध जो थे बुद्ध कहलाए थे। नेक्स्ट है, दूसरे बौद्ध संगीति के समय राजधानी में निम्नलिखित में से कौन सा था? दूसरी बौद्ध संगीति अर्थात दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? पूछा है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडल व कश्मीर और वैशाली में 4 बौद्ध संगीति हुई थी। और दूसरा जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? छापामार या गुरिल्ला रणनीति किसकी थी? वो मराठा की थी, मराठा शासक की थी, मराठा की। तो गुरिल्ला रणनीति में क्या होता था? छोटी छोटी टुकड़ियों द्वारा हमला किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो मोम खोदने की विधि, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? मोम खोदने की विधि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी हजरत मोहानी है। 1921 में हजरत मोहानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि बाद में 1930 में 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा इसे औपचारिक रूप से क्या स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण किसको माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का जो उनका निर्णय था वो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। इसका विरोध में पूरा देश स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रमुख रुचि के रूप में अंग्रेजी ने प्रस्तुत किया था? तो वो अंग्रेजी को प्रस्तुत किया था। किसको? अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों के लिए इसमें क्या था? प्रांतीय सरकारों के लिए राज्यपाल की विशेष शक्ति क्या था? प्रांतीय सरकार 1935 के अधिनियम में प्रांतों में सरकारें बनी, लेकिन राज्यपाल के पास विशेष अधिकार सुरक्षित रहे थे। तो ये है प्रांतीय सरकारों के लिए राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसमें मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। इसका मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाना। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो वो सबसे ज़्यादा व्यापक अंतर थार के मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पे दिन और रात में सबसे ज़्यादा व्यापक अंतर? थार मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है? रेत दिन में सूरज की गर्मी तेजी से सोख लेता है और रात में तेजी से छोड़ भी देता है। इसी कारण थार के मरुस्थल में क्या होता है? दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ तक कि वहाँ के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है। 24 प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी को क्या होता है? 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। तो हर 15 डिग्री का क्षेत्र है, जैसे 360 का डिग्री का, और 15 से भाग देंगे तो 24 टाइम जोन आ जाएंगे।
15 डिग्री का एक टाइम जोन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? मृत्यु, प्रवासन और जन्म, ये तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती हो जाएगी। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ किसको बोलते हैं? अमेजन वर्षावन को बोलते हैं। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित, कहाँ पे स्थित है? अमेजन वर्षावन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसका बड़ा भाग कहाँ पे है? ब्राजील में स्थित है। इसे अर्थ लंग कहा जाता है, इसी कारण इसे लंग्स और पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों। तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।